नमस्कार साथियों, आज हम आपको राजस्थान सेवा नियम में जो दिए गए विभिन्न संवर्ग दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही में जो अधिनियम और नियम दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो परिशिष्ट दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में RSR की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी निकाल रखी है। अधिकांश साथियों द्वारा ले ली गई है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को ऑब्जेक्टिव पुस्तिका नहीं मिल रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। और साथियों जल्दी हम ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी निकालेंगे GF भंडार की। यदि ऑब्जेक्टिव पुस्तिका नहीं निकाल पाए तो साथियों हम आपको PDF अवश्य अपलोड कराएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 25 में से 25 क्वेश्चन हमारे उस PDF में से आए। हमने बहुत मेहनत की है और हम आप उसके वीडियो के भी क्वेश्चन बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमने 2-4 वीडियो भी बनाए हैं साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, आप देखना। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे साथियों आज के हमारे टॉपिक पे। अब हम पहले चर्चा करेंगे विभिन्न सेवा और संवर्ग की बात करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजपत्रित अधिकारी की। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा ठीक है राजस्थान सेवा नियम में कहाँ दी गई है? नियम 7 के 10A में दी गई है। ठीक है साथियों, परिशिष्ट 12 भाग सेकंड में राजपत्रित अधिकारी की घोषणा की गई है। जब आपसे पूछा जाए परिशिष्ट राजपत्रित अधिकारी को घोषणा कौन से परिशिष्ट में की गई है, 12 आपको देना। ठीक है साथियों, राजपत्रित अधिकारी के अवकाश लेखे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अवकाश लेखे कौन से नियम में रखे जाते हैं? 87 ख फर्स्ट। ठीक है, राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे रखे जाते हैं 87 ख फर्स्ट में। साथियों महत्वपूर्ण है, मैंने इसको वापस रिपीट किया है। ठीक है, जिनको नियम 160(2) में सेवा पुस्तिका रखने की जिम्मेदारी जाती है वे लेखे रखेंगे साथियों। ठीक है साथियों, कौन रखेगा? जिनको सेवा पुस्तिका रखने की जिम्मेदारी दी गई हो वो ये लेके रखेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। नियम 70 एवं 76 में चिकित्सक प्रमाण पत्र तथा नियम 83 में फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, अब बात यह आती है कि राजपत्रित अधिकारी कौन होंगे। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य हो। राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट। साथियों ध्यान रखना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया अनुसूची फर्स्ट ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके ऑप्शन में आएगा अनुसूची सेकंड, तो आपको अनुसूची सेकंड रोंग करना है, अनुसूची फर्स्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट के अधिकारी। संविदा या अनुबंध की शर्तों अर्थात कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, किसी से एग्रीमेंट किया गया हो। ठीक है, संविदा या अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित की गई हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके संविदा के द्वारा या एग्रीमेंट से उसकी नियुक्ति की गई हो लेकिन वो राजपत्रित पद पर की गई। ठीक है, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्रित घोषित कर दे, जो कि कौन से घोषित कर सकता है? साथियों मैंने पहले बताया परिशिष्ट 12 के बाद सेकंड में ही राजपत्रित घोषित कर सकता है। चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिवस का अवकाश मिलेगा। किसको? राजपत्रित अधिकारी को। ठीक है, नियम 74 फर्स्ट दिनांक 15/12/1992 को यह प्रतिस्थापित किया गया था। जब आपसे पूछ लिया जाए कि राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर कितना दिवस का सामान्य रूप से अवकाश मिल सकता है? 60 दिवस का। यह नियम कौन से में दिया गया? नियम 74 फर्स्ट में आपको देना है। अब बात करते हैं 60 दिवस से अधिक की जब आवश्यकता हो तो 60 दिवस से अधिक का अवकाश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। यह कौन से नियम में दिया गया साथियों? नियम 74(2) में दिया गया है। होम्योपैथिक चिकित्सक से प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस तक चिकित्सा अवकाश मिल सकता है।
अपूर्ण सूचना युक्त प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित अवकाश तथा अन्य अवकाश स्वीकृत करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है साथियों, जब ये प्रमाण पत्र ये अवकाश के लिए आवेदन करता है जो अपूर्ण हो उसे स्वीकृत किया जाता है तो ये विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। किसकी? जिसने इसको स्वीकृत किया है। ठीक है। राजपत्रित अधिकारी को किसी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तो उसके द्वारा प्रशिक्षण अवधि से पूर्व या अवधि पूर्ण होने के 2 वर्ष की अवधि में त्यागपत्र दे देता है तो उससे प्रशिक्षण में किए गए व्यय के जिसमें दैनिक व यात्रा व्यय के अतिरिक्त वसूला जाएगा। कहने का मतलब यह है, यदि किसी कोई राजपत्रित अधिकारी है, किसी को ट्रेनिंग दी गई हो, ठीक है, या तो उस ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग की पूर्ण हो गई हो, उससे 2 वर्ष की अवधि के अंदर यदि वो अपना सदस्य त्यागपत्र दे देता है तो जो प्रशिक्षण में जो भी व्यय हुआ है उससे वसूला जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा? कौन सा व्यय नहीं वसूला जाएगा? दैनिक यात्रा व्यय के अतिरिक्त, दैनिक व यात्रा व्यय के अतिरिक्त वसूला जाएगा। ये कौन से नियम दिए गए? नियम 22 का में इसका उल्लेख किया गया साथियों। इसमें दैनिक व यात्रा व्यय भत्ता वसूला नहीं जाएगा। सर देखो साथियों, हमने यहाँ इसको वापस क्लियर किया, क्या नहीं किया? दैनिक यात्रा भत्ता वसूल नहीं जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ से पहले अनुबंध पत्र परिशिष्ट 18 क में निष्पादित करना होगा। जब राजपत्रित अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं तो कौन से परिशिष्ट में अनुबंध किया जाएगा? अतः बंध पत्र लिया जाएगा, उससे बॉन्ड लिया जाएगा, परिशिष्ट 18 क में लिया जाएगा। ठीक है। नियम 22 ख फर्स्ट ये कहता है, यदि राजपत्रित अधिकारी को 3 माह से अधिक की अवधि के लिए भारतवर्ष में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति किया जाए तो यह अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को लिए कौन से परिशिष्ट के बंध पत्र लिया जाएगा? परिशिष्ट 18 ख में लिया जाएगा। यदि ऐसा कर्मचारी प्रशिक्षण के बीच में या प्रशिक्षण के 2 वर्ष के बाद त्यागपत्र दे तो प्रशिक्षण व्यय वसूला जाएगा, जिसमें इसमें भी क्या है? यात्रा जो या दैनिक भत्ता नहीं वसूला जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम अगला संवर्ग करते हैं, अराजपत्रित अधिकारी की चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, अराजपत्रित कर्मचारी के अवकाश लेके रखे जाएंगे। साथियों, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्या बताया था? राजपत्रित अधिकारी की बात। अब बात करें अराजपत्रित अधिकारी की। अराजपत्रित अधिकारी के राजपत्रित कर्मचारी के अवकाश लेके नियम 87 ख में रखे जाएंगे, 2 में रखे जाएंगे, जबकि राजपत्रित अधिकारी के 87 ख फर्स्ट में रखे जाएंगे। ठीक है साथियों, यही अंतर है इन दोनों में जो ऑप्शन में आपके आएगा। अधिकांश लड़के कंफ्यूज होंगे तो इसको एक बार नोट करके अच्छी तरह से याद कर लें। राजपत्रित का कौन से अवकाश लेके कौन रखेगा? नियम 87 ख 2 के अंदर रखे जाएंगे। ठीक, ये लेखे कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है साथियों, अराजपत्रित कर्मचारी को अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कहने का मतलब है, जब भी अराजपत्रित कर्मचारी कोई अवकाश के लिए जाता है तो उसको प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसका उल्लेख इसमें किया गया है, नियम 76 फर्स्ट का में इसका उल्लेख किया गया है। जो कर्मचारी बिना पदस्थापन अथवा अधिशेष रहे हो उनका अवकाश लेखा अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में संशोधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह नियम 57 में दिया गया। साथियों, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में अराजपत्रित मामलों में बकाया अवकाश निवृत्ति पूर्व प्रस्थान करने की तारीख से 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा। साथियों, हमने कोशिश की है जितने भी ये राजपत्रित चतुश्रेणी कर्मचारी हैं उनको अलग अलग जगह जो दिए गए उनको हमने एक जगह एकत्रित करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अराजपत्रित मामलों में नवीन नियुक्ति के समय प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के संबंध में वेतन बिल के साथ यह प्रमाण पत्र की सरकारी कर्मचारी के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकॉर्ड में रख लिया गया है कि टिप्पणी ऑब्लिक लिखा जाएगा। अतः जब भी ये चीज़ चिकित्सा प्रमाण पत्र से लिया जाएगा तो अपने वेतन बिल के साथ ये लिखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकॉर्ड में रख लिया गया। यह टिप्पणी की जाएगी। यह टिप्पणी आरण वित्तीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन रहा है? ये टिप्पणी कौन करता है? डीडीओ करता है। ठीक है, तथा बिल के साथ लगाया जाएगा। नियम 9 में इसका उल्लेख किया गया है। अराजपत्रित कर्मचारी को अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें रोग की प्रकृति और बीमारी की संभावित अवधि का उल्लेख करना होगा, जो कि नियम 76 फर्स्ट का में इसका उल्लेख किया गया है।
एक राजपत्रित कर्मचारी जो कि कार्यवाहक के रूप में राजपत्रित पद पर कार्य करता है तो अधिसूचना जारी करने, अवकाश वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश वर्दी इत्यादि कार्य वैसे ही करेंगे जैसे राजपत्रित अधिकारी के पद पर होता है। यह प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का होना चाहिए तथा रजिस्टर्ड नंबर अंकित होने आवश्यक है। कहने का मतलब है जब चिकित्सा प्रमाण पत्र से कोई प्रमाण पत्र लिया जाता है तो उस पर रजिस्टर्ड नंबर होने चाहिए। ठीक है, नियम 76 ख में इसका उल्लेख किया गया साथियों। अब साथियों अब हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है साथियों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेवा या चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है साथियों? नियम 7 के 4A में दी गई है। ठीक है, वह सेवा जिसमें वेतनमान नियमों की वेतन श्रृंखला 1 या 2 में दी गई है। ठीक है साथियों, रिवाइज पे नियम 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल L1 है। फर्स्ट, सेवा विवरणी का सर्विस रोल रखी जाती है। जब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए क्या चतुर्थ सेवा कर्मचारियों की सर्विस बुक रखी जाती है तो आपको कहना नहीं रखी जाती। ये अब आंसर क्या देना है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका नहीं बल्कि सेवा विवरणी का रखी जाती है। इसको सर्विस रोल्स भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 6 माह से कम की अवधि के लिए नियुक्त होने पर नहीं लेंगे। यदि कोई अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसकी 6 माह से कम की अवधि के लिए नियुक्ति की जा रही है तो उससे चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। यह नियम 12(3) में उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, चतुर्थ श्रेणी सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्तियों में 15% पद आरक्षित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश वर्दी की स्वीकृति स्वीकृतकर्ता द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। नियम 77 में इसका उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अवकाश को कौन से नियम के तहत स्वीकृत किया जा सकता है? नियम 77 के तहत। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाती है। साथियों, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है? नहीं की जाती। कौन से नियम में लिखा हुआ है? ये नियम 160 फर्स्ट ग में लिखा हुआ है। साथियों, ऑप्शन में आएगा 160 फर्स्ट क है, 160 ख, 160 घ। आपको ग से गाय वाला याद रखना साथियों। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश प्रथम बार 60 दिवस के लिए पूर्ण वेतन मिलेगा तथा शेष अन्य अवधि के लिए अर्ध वेतन अवकाश में देय वेतन के अनुसार मिलेगा। यह नियम 99 8 क और ख में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें सरकारी कर्तव्यों में चोट लगी हो, ध्यान रखना साथियों, ऐसे कर्मचारी जिन्हें सरकारी कर्तव्यों में चोट लगी हो या विशिष्ट सेवा के कारण बीमार हो गया हो तो उससे उच्च सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के लिए औसतन वेतन की स्वीकृति के लिए विशेष असमर्थता अवकाश। अब साथियों, जब आपसे पूछे जाए कि विशेष असमर्थता अवकाश उच्च सेवा के कर्मचारियों को कितने दिवस मिलेगा तो आपको देना 120 दिवस। जब यह पूछा जाए विशेष असमर्थता अवकाश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कितना मिल सकता है? 60 दिवस। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 102 में दिया गया। ऑप्शन आपको हो सकता है पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे दे और फिर उच्च सेवा दे दे तो आपको 60 120 करना है, या उच्च सेवा और चतुर्थ श्रेणी करते तो 120 100 और 60 करना है। ठीक है साथियों, उच्च सेवा नियम 732 में उच्च सेवा की परिभाषा दी गई है। क्या है? चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर। ऑप्शन में क्या आएगा कि निम्न में से उच्च सेवा में शामिल नहीं है तो आपको क्या लिखना है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त प्रकार की सेवाओं को क्या कहा जाता है? उच्च सेवा कहते हैं। सक्षम प्राधिकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिपिक वर्गीय कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर सकता है जिसका वेतन 31,000 रुपये मासिक से कम हो। यह नियम 105 में दिया गया साथियों। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न अनुच्छेद की। संविधान में जो विभिन्न अनुच्छेद दिए गए हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 318 के तहत नियुक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कौन सा नियम? RSR का। ठीक है, नियम 2 है कि परंतु इमेज का उल्लेख किया गया है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 2 में दी गई है साथियों। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 2 में दी गई है साथियों। संचित निधि, ये सारे भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, संचित निधि अनुच्छेद 266 फर्स्ट में दी गई है। लेकिन साथियों, स्थानीय निधि एक ऐसा है
ऑप्शन में हो सकता है ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान अनुच्छेद 268(2), आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। स्थानीय निधि एक ऐसा है, स्थानीय निधि जो कि जीएफएनडीआर के नियम 268(2) में दिया गया है। कौन से में? जीएफएनडीआर के नियम 268(2) में, ना कि भारतीय संविधान के। और इसके आगे अनुच्छेद नहीं आएगा, इसके आगे क्या लिखा आएगा? नियम लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 166 व 238 के अनुसार सरकार की कोई आज्ञा जो किसी विशिष्ट मामलों में किसी नियम को निरस्त या शिथिल करती है तो उसे राज्यपाल की आज्ञा के रूप में प्रसारित की जानी चाहिए। ठीक है साथियों, किसकी आज्ञा के रूप में? राज्यपाल की आज्ञा के रूप में प्रसारित का मतलब उसका मीडिया में या किसी भी अखबार के माध्यम से उसका आपको प्रचार करना होगा। किसको? गवर्नमेंट को। जब अनुच्छेद 166 238 के अनुसार कोई आज्ञा जो जारी की जाती है विशिष्ट मामलों में। ठीक है, अनुच्छेद 309 के परंतु के अंतर्गत बने भर्ती नियमों के तहत नियुक्त अस्थायी राज्य कर्मचारी को 3 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब साथियों, बहुत से महत्वपूर्ण अधिनियम नियम रह गए हैं, वो हम चर्चा कर रहे हैं। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ऑप्शन में आएगा यह कौन सा? तो आपको देना 1881। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कौन सा है? तो आपको देना है 1959। ठीक है साथियों, सामान्य भविष्य निधि राजस्थान सेवाएं नियम व राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम कौन सा दिया गया है साथियों? 1953। ठीक है, औद्योगिक विवाद परिवाद अधिनियम दिया गया 1947। एकीकृत वेतनमान नियम दिया गया 1951। कारखाना अधिनियम दिया गया 1951। मकान किराया भत्ता नियम दिया गया 1989। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996। ठीक है साथियों, राजस्थान सिविल सेवा रिवाइज पे नियम 1961। राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचय नियम 2008। राजस्थान सेवा सीमा सड़क में सुविधाएं नियम 1967 में। राजस्थान असैनिक सेवाएं डॉक्टरी परीक्षण नियम 1962 में। ठीक है साथियों, राजस्थान असैनिक सेवाएं निवास स्थान का किराया निश्चित करने एवं वसूल करने के नियम 1958 में दिए गए। राजस्थान सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1958 में हैं। राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील नियम 1958 में, यह साथी महत्वपूर्ण है। राजस्थान चिकित्सा अधिकारी शुल्क नियम 1964 में दिया गया साथियों। अब साथियों, अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न परिशिष्ट की। साथियों, आरएसआर के अंदर जब परिशिष्ट की बात आती है तो आपको भाग सेकंड करना है। ठीक है, और जीएफएनडीआर की बात आती है तो भाग प्रथम करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की सूची परिशिष्ट किसमें दी गई है? परिशिष्ट 12 के नियम 7(10) में इसका उल्लेख किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की सूची परिशिष्ट 9 में नियम 7(6) में इसका उल्लेख किया गया है। विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 में नियम 7(11) में दिया गया है। ठीक है, राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र तथा बॉन्ड परिशिष्ट 18 में नियम 121 में इसका उल्लेख है। अध्ययन अवकाश में स्थायी कर्मचारियों के लिए, अब बात कर रहे हैं अपन स्थायी कर्मचारियों की। ठीक है, स्थायी कर्मचारियों को अब बंध पत्र मिलेगा तब बॉन्ड दिया जाएगा परिशिष्ट 18 प्रपत्र क में। ठीक है, अब यही बात आगे करेंगे। अध्ययन अवकाश में अस्थायी कर्मचारी, अब हम बात कर रहे हैं अस्थायी कर्मचारी के लिए बॉन्ड दिया जाएगा परिशिष्ट 18 के प्रपत्र ख में। नियम 96 ख में शिथिलता पर असाधारण अवकाश पर अस्थायी कर्मचारी को बंध पत्र दिया जाएगा परिशिष्ट 18 के प्रपत्र ग के अंदर दिया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, 3 माह से अधिक अवधि के लिए भारतवर्ष में प्रशिक्षण पर जाने पर बॉन्ड किस में उल्लेख किया गया? परिशिष्ट 18 के प्रपत्र ख में। नियम 22(b)(2) में इसको लेकर राज्य कर्मचारी को अवकाश लेकर परिशिष्ट सेकंड का नियम 87 में दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर, मध्य भारत, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन एवं मध्य प्रदेश सरकारों के बीच स्थानांतरण होने पर वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 13 नियम 145 ख में इसका उल्लेख किया गया है। शक्तियों का पद्धतिकरण परिशिष्ट 9 में। वैदेशिक सेवा का उल्लेख परिशिष्ट 1 के 5 में दिया गया है। राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 9 में है। अवकाश लेखे का प्रारूप परिशिष्ट सेकंड में दिया गया साथियों, महत्वपूर्ण है।
अवकाश के लिए आवेदन पत्र 19 में दिया गया है। अवकाश का हिसाब 25 क में दिया गया है। महंगाई भत्ते की दरें 16 में दिया गया है साथियों। चिकित्सा अधिकारी शुल्क नियम 1964 परिशिष्ट 10 में दिया गया। आकस्मिक अवकाश परिशिष्ट 1 के कौन से भाग में दिया गया? 3 में साथियों, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना। पेंशन व मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के औसत परिलाभ की फ्लावट परिशिष्ट 22 में दिया गया है साथियों, ठीक है साथियों। वैदेशिक सेवा में रहने के दौरान पेंशन के लिए अंशदान व अवकाश वेतन परिशिष्ट 7 का क में दिया गया। प्रशिक्षण के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित बंधन पत्र परिशिष्ट 18 क में दिया गया है साथियों, ठीक है। प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर विदेश प्रस्थान करने वाले स्थायी राज्य कर्मचारी के बंधन पत्र परिशिष्ट 18 का क दिया गया का प्रपत्र क। प्रशिक्षण के लिए विदेश प्रस्थान करने वाले अस्थायी राज्य कर्मचारी को बंधन पत्र परिशिष्ट 18 का प्रपत्र है। प्रशिक्षण पर भेजे जाने व नियम 7-8 ख के अंतर्गत ड्यूटी पर होता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बॉन्ड कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 18 ख में। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन परिशिष्ट 9 में दिया गया साथियों। अब साथियों, अब इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन परिशिष्ट 9 में तो है, लेकिन आपसे ऑप्शन में आएगा कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत कौन से परिशिष्ट में दिए गए, तो आपको देना परिशिष्ट 9 का क। जब आपसे पूछा जाए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के पेंशन का सिद्धांत कौन से नियम है, तो आपको देना परिशिष्ट 9 का ख आंसर देना साथियों, ठीक है। विभागाध्यक्ष की सूची, अब साथियों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभागाध्यक्ष की सूची आपको पता है साथियों 14 में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा कि विभागाध्यक्ष की प्रथम श्रेणी की सूची, तो आपको 14 के क में दी गई है। जब आपसे पूछा जाए प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष की सूची दी गई है ख में, अर्थात 14 के ख में इसका खमेस में दी गई है साथियों। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।